चलिए देखिएगा, भारतीय इतिहास में जो है मौर्योत्तर काल के क्रम पर जो है हम पढ़ रहे थे सुंग वंश के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि मौर्य एम्पायर के बाद जो है, ठीक है, किस प्रकार से दो प्रकार से अलग अलग राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी एक जो है मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के बाद उसके दो उत्तराधिकारी आए, ठीक है। एक उत्तराधिकारी कहलाए विदेशी उत्तराधिकारी और एक उत्तराधिकारी कहलाए आपके देसी उत्तराधिकारी या स्वदेशी उत्तराधिकारी, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है कि मौर्योत्तर काल के संबंध में जो है, ठीक है, मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद का समय, और स्वदेशी और विदेशी उत्तराधिकारियों ने जो है अपना अपना स्थायित्व रखा, ठीक है। उसी स्थायित्व के आधार पर याद रखिएगा कि जो स्वदेशी उत्तराधिकारी थे उनमें से सुंग वंश का जो स्थान है वो सबसे पहले है, और उसके बाद कर्ण वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश का समय आता है, ठीक है। तो कल हमने सुंग वंश पढ़ा था, ठीक है। सुंग वंश का आधार याद रखिएगा, सुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति सुंग ने की थी, याद रखिएगा। और यही आपको याद रखना है। इसके संबंध में 3 से 4 बातें याद रखिएगा। इसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से विदिशा स्थापित कर ली, और इसका अंतिम शासक जो था वो था देवभूति, ठीक है। अब देखिएगा, इसका जो मुख्य तौर पर ये निवास है, याद रखिएगा, उज्जैन के क्षेत्र में मुख्य तौर पर इसका निवास था, ठीक है। और इसके साक्ष्य जो है मुख्य तौर पर अयोध्या साक्ष्य से मिलते हैं, याद रखिएगा, अयोध्या अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। पुष्यभूति जो है कहा जाता है कि कट्टर ब्राह्मण हुआ करता था, और इसके जो है इसके समय में जो है विदेशी आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो दो बातें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये होता है कि किस शासक या मौर्योत्तर वंश के में जो है आपका यवन आक्रमण हुआ था या फिर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा, पहले तो सुंग वंश के समय याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिएगा कि सुंग वंश में जो है पुष्यभूति सुंग का नाम आता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसके बाद इसके समय में दो बातें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला, किसने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, अयोध्या अभिलेख से मिलता है। और दूसरा याद रखिएगा, पतंजलि की सहायता से ये अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ था। कारण क्या था कि मौर्य काल किससे संबंधित था? अधिकांशतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उसके कारण ही जो है अब अशोक के द्वारा ये कहा जाता है कि अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। किसने? पुष्यभूति सुंग ने तोड़वाया था। और दूसरा याद रखिएगा, लेकिन यह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कि भरहुत स्तूप का निर्माण इसने करवाया था, और सांची के स्तूप का जो है जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। तो दोनों क्रम पर याद रखिएगा, पहले स्तूपों को तोड़वाने की जानकारी मिलती है, दूसरा स्तूपों को बनवाने की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, इसके समय जो है पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। किससे जानकारी मिलती है? मालविका अग्निमित्रम से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद एक शासक आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस संबंध में आपको याद रखना है कि सुंग वंश में, ठीक है, जो अंतिम इसके बाद जो शासक आता है उसका मुख्यतः देखिए, अब प्रामाणिकता पर चलते हैं, देखिएगा। तो सुंग वंश के समय जो है ना, सामान्य तौर पर जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों में आपको 4 का नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम आपको पुष्यभूति सुंग का नाम याद रखना है, दूसरा अग्निमित्र का नाम याद रखना है, तीसरा वसुमित्र का नाम याद रखना है, और चौथा आपका देवभूति का नाम याद रखना है। ये 4 नाम परमानेंट आपको याद रखना होगा सुंग वंश में, ठीक है। तो देखिएगा, अग्निमित्र की बात करते हैं, देखिएगा, इसके संबंध में जो है केवल एक बात कही जाती है, सुंग वंश का यह शासक संभवतः 9वें क्रम का रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, इसके संबंध में कि यह जो शासक है, ठीक है, उसमें मुख्य शासकों के क्रम पर जो है अधिकांशता। अच्छा, एक बात और, सुंग वंश की शासन काल की जो पद्धति याद रखिएगा, उसमें सुंग वंश और कर्ण वंश की दोनों की सम्मति पद्धति जो है दोनों साथ में मिलती है। यानी इस प्रकार के शासन का स्तर मिलता है इस समय कि जो शासन का तरीका था उसमें लगभग दोनों के दोनों जो है ना, एक के बाद एक जो है शासन करते हैं, और दोनों के शासन कालों को जो है 112 साल का शासनकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, पुराणों में ये लिखा गया है कि सुंग वंश के शासनकाल, सोचिए, पुराण में ये बात जानकारी मिलती है कि पुराणों में ये लिखा गया है कि सुंग वंश की जो शासनकाल हुई है उसके बाद कर्ण वंश जो है ये अपने आप इस शासन के पद्धति में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अग्निमित्र के संबंध में पहला एक ही पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है, अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किसमें मिलता है?
मालविका अग्निमित्रम मिलता है। ठीक है, किसने लिखा है? कालिदास ने, याद रखिएगा। ठीक है, यही एक पॉइंट है जिससे अग्निमित्रम को आपको याद रखना है, अग्निमित्र को याद रखना है। शुंग वंश का शासक है, याद रखिएगा, अग्निमित्र नाम है, और इसका एक प्रेम कथा है, लव स्टोरी है, याद रखिएगा, किसके साथ? तो मालविका के साथ। ठीक है, तो मालिका, मल्ली, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। कहीं पर मान लीजिए ये नाम लिखा हुआ है मल्ली अग्निमित्रम, ठीक है, तो वही नाम है, याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम के नाम से। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा इसके संबंध में। और आपको एक ही लाइन बस केवल याद रखना है अग्निमित्रम के संबंध में कि शुंग वंश का शासक जिसके संबंध में यह जानकारी मिलती है इसके प्रेम कथा का, और ये प्रेम कथा किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इसके संबंध में। देखिएगा, इसके बाद शासक होता है, याद रखिएगा, वसुमित्र। ठीक है, शासक का नाम है वसुमित्र। वसुमित्र, देखिएगा, वसुमित्र के संबंध में जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। कारण यह है क्योंकि वसुमित्र जो है सामान्य तौर पर जो है इसने शुंग की सेना लेकर गया था ये। ठीक है, शुंग के जितने, क्योंकि शुंग वंश का है तो शुंग वंश की सेना लेकर जो है यमुना तट पर जो है यवनों को परास्त किया था। यानी इसके समय जो है यवनों को परास्त करने की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार जो है इतिहासकार जो है इसे चौथे नंबर का शासक मानते हैं, याद रखिएगा, चौथे नंबर का शासक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कौन से क्रम का शासक है, आपको ये याद रखना। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि इसके समय में घटना कौन सी घटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वसुमित्र के समय जो है इसने शुंग की सेना के साथ यमुना के तट पर यवनों को परास्त किया था। ठीक है, तो एक सामान्य रूप से याद रखिएगा कि वसुमित्र जो शासक था, ठीक है, ये जो शासक है शुंग वंश का शासक है, और इसके समय क्योंकि पुष्यभूति के समय ही यवनों का आक्रमण हुआ था, है ना, तो यवन जो है लगातार शुंग वंश के समय जो है लगातार टक्कर करते रहेंगे। और आपको मैं बार बार ये बताऊंगा, देखिएगा आगे चलकर हम इस पर डिस्कस भी करेंगे जब हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे उधर से। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्वदेशी आक्रमण देसी उत्तराधिकारी के तौर पर हम चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देसी उत्तराधिकारी के संबंध में जब भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा बस यही सीक्वेंस आपको पढ़ना है। ठीक है, जहां पर आपको याद रखना है कि शुंग वंश का शासक जो था पुष्यभूति शुंग था, उसके बाद अग्निमित्रम आया और उसके बाद वसुमित्र आया। ठीक है, तो वसुमित्र के नाम पर याद रखिएगा कि शुंग वंश की सेना के साथ जो है, या शुंग की सेना के साथ जो है, ठीक है, ये जो है यमुना तट पर जो है यवनों को परास्त करता है, इसकी जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अग्निमित्रम का, मालविका अग्निमित्रम के संबंध में, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम जो है किसने लिखा है। ठीक है, और या फिर इससे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि किसके किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी आप जितने पुस्तक का नाम पढ़ेंगे, राजा और रानी या फिर उसके प्रेम कथा के बारे में पढ़ेंगे, तो इतिहास में ना दोनों चीजें सब कुछ चलता है, याद रखिएगा। देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत सारी चीजें आती है फैक्ट के तौर पर। ठीक है, पहला राजा या किंग, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया कोई भी स्कल्पचर या फिर कोई भी ऐसा बिल्डिंग्स, ठीक है, इमारत, कोई भी भवन जो है इसके द्वारा बनाया गया है, तो वो सारी चीजें कला में आ जाता है। ठीक है, आर्ट में आ जाता है। उसी प्रकार जो है इसके समय में रहने वाले जितने भी राइटर थे, याद रखिएगा, उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिख दिया तो पुस्तक भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इतिहास में देखिए सब कुछ घूम फिर कर एक साथ शामिल होता है, याद रखिएगा। यानी इतिहास पढ़ने में क्या है, इसके समय की हर घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये फैक्ट बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम के संबंध में याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो शासक आता है इसे कहा जाता है भागभद्र। ठीक है, भागभद्र, भागभद्र। ठीक है, तो देखिएगा भागभद्र की जानकारी जो मिलती है भागभद्र के संबंध में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसके शासन काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, भागवत धर्म का उदय। ठीक है, भागवत धर्म का मतलब विष्णु के उपासक ज्यादातर जो है इस समय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यानी भागवत धर्म से संबंधित याद रखिएगा, या वैष्णव धर्म से संबंधित। ठीक है, वैष्णव या भागवत याद रखिएगा एक ही प्रकार का लीजिए है। ठीक है, तो इस धर्म का जो उदय माना जाता है वो भागभद्र से माना जाता है। ठीक है, भागवत धर्म का उदय,
और साथ ही साथ याद रखिएगा, ऐसा कहा जा सकता है कि वासुदेव की उपासना यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, वासुदेव सभी जानते हैं, है ना। तो वासुदेव की उपासना का संबंध जो है इसी भागभद्र शासक के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, देखिए अभी जो है ना तक्षशिला क्षेत्र में जो है यवनों का आक्रमण हो चुका है, वहां पर शासक आ चुका है। ठीक है, तो ये जो यवन का शासक था, याद रखिएगा, यवन शासक कहां पर है अभी, तक्षशिला गंधार क्षेत्र को जीत चुका है उसने। ठीक है, तो उसने प्लान किया कि क्यों ना हम इन जो सुंग वंश के शासक है उससे दोस्ती कर लें। ठीक है, तो ये जो अभी शासक है, याद रखिएगा, यवन के, अभी तक आक्रमण खेल रहे थे, बात नहीं बन रही है, तो अब क्या करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्ती के लिए हम कैसा हाथ बढ़ाते हैं, तो गिफ्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय भागभद्र में जो है, अब देखिए इससे पहले क्या था, धर्म कुछ अलग था, ब्राह्मण धर्म तो था ही, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जब धर्म की जब बात आती है ना, तो लोग अधिकारतः जो है शांत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कहीं, आपने नोटिस भी किया होगा इस बात को कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, अगर वो कोई गलती करता है तो लोग उग्रवादिता के तौर पर उससे बदला लेते हैं, लेकिन अगर वो हमारे धर्म का बन जाता है, जैसे वो किसी दूसरे धर्म का था और हमारे धर्म में आ जाता है और उसके बाद कोई गलती करता है, तो हो सकता है हम थोड़ा शांति तरीके से उससे विरोध प्रकट करें, है ना। ये दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। तो धर्म के प्रति जो है ना, अब यवन शासक ये बात समझ गया था कि इस क्षेत्र में भागभद्र है, और भागभद्र कौन से धर्म को मानता था, भागवत धर्म को मानता था, और इस धर्म को प्रचार करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो वासुदेव की पूजा होनी चालू हो चुकी थी, उपासना होना चालू हो गया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा धर्म के प्रति जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, धर्म का सिंबल। ठीक है, तो इस समय जो सिंबल था, याद रखिएगा, विशेष तौर पर गरुण सिंबल या गरुण पिलर। ठीक है, तो गरुण स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, तो गरुण स्तंभ जो है इसने गिफ्ट किया था भागभद्र को। ठीक है, वासुदेव की उपासना तो चलती ही थी, लेकिन वासुदेव का संबंध किससे था, गरुण से। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, यवन शासक जिसका नाम है, याद रखिएगा, एंटियल किट्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये यमन का शासक है, एंटियल किट्स। ठीक है, इसका राजदूत होता है, याद रखिएगा, हेलियोडोरस। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी हम भागभद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सुंग शासक है। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी घटना पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, इसके संबंध में क्या घटना हुआ था। तो याद रखिएगा, यवन का शासक है जिसका नाम है एंटी अल्किड्स। ठीक है, देखिए यवन का है ना, अगर भारत से बाहर का शासक होगा, नाम उटपटांग मिलेगा, तो नाम सुन के ही समझ जाएगा कि ये भारत का नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ पा रहे हैं, भागभद्र पढ़ पा रहे हैं ना, भागभद्र भारत का है, इसको पढ़ के देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंटी अल्किड्स का राजदूत है हेलियोडोरस, नाम है हेलियोडोरस। ठीक है, तो हेलियोडोरस इसका शासक राजदूत है, याद रखिएगा, और इसने जो है गिफ्ट किया था क्या, गरुण स्तंभ। ठीक है, कहां पर लगवाया इसको, विदिशा में। ठीक है, विदिशा अभी सुंग वंश की राजधानी रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विदिशा में जो है इसने क्या करा है, गरुण स्तंभ गिफ्ट किया, और यहां पर जो है गरुण स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक है, किसने, हेलियोडोरस ने। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हेलियोडोरस ने दिया हुआ था, मतलब हेलियोडोरस ने दिया था इसे, और इसे स्थापित कराया गया गरुण स्तंभ को, और ये हिंदू धर्म का पहला प्रशस्तर अभिलेख है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी हिंदू धर्म के संबंध में जैसे वैदिक काल की जानकारी मिलती है, वैदिक काल में कभी भी आपने कहीं पर भी किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ साहित्य में पढ़ा है। देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा आपने, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ लिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको पत्थर मिले, चावल के टुकड़े मिल गए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य एविडेंस मिल गए, लेकिन क्या वैदिक काल में कोई एविडेंस पढ़ा आपने, कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ क्या पढ़ा आपने, ग्रंथ, साहित्य, है ना। तो जब साहित्य या इंस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं हम लोग, या कॉमन जो लिखित रूप से है, तो उसको हम साक्ष्य के तौर पर एक अलग आधार पर रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का पहला प्रशस्तर या अभिलेख की बात की जाए तो वो यही है, गरुण स्तंभ। याद रखिएगा, विदिशा का गरुण स्तंभ हेलियोडोरस के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म का पहला पत्थर है ये, पहला स्टोन है ये।
ठीक है। तो ये जो पिलर है गरुड़ पिलर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये पिलर जो है ना हिंदू धर्म का पहला पिलर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था भागभद्र के बारे में। अब देखिएगा इसके बाद है आपका देवभूति, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्या है, अंतिम शासक है शुंग वंश का। तो ये बहुत आसान सा था शुंग वंश के बारे में पढ़ना, है ना, बस फैक्ट प्रॉपर याद होना चाहिए। अब ऐसा भागभद्र को आप भगा देंगे तो याद नहीं रह पाएगा। तो याद रखिएगा ये सारी घटनाएं आपको प्रॉपर याद रखनी है, ठीक है। तो अंतिम शासक है, याद रखिएगा। और इसका याद रखिएगा संभवतः जो है 9वें 10वें नंबर का ये माना जाता है इसके संबंध में, ठीक है। तो बहुत बड़ा शासनकाल इनका नहीं रहा है, याद रखिएगा। लगभग 100 साल 112 साल का शासनकाल रहा है, जिसमें शुंग वंश और कर्ण वंश दोनों को एक साथ शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसी आधार पर आपको याद रखना है कि जो शुंग वंश है, ठीक है, उस शुंग वंश में अंतिम शासक आपका देवभूति है। और इसकी हत्या जो है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देवभूति जो है इसके बारे में आप दो बातें याद रखिएगा। पहला, चूंकि कर्ण वंश आप इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो क्या कारण है देवभूति के समाप्त होने का, ठीक है। तो पहला कारण था, याद रखिएगा, अंतिम शासक है ये, इसकी हत्या करा दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कारण ये था, याद रखिएगा, कि ये जो है अयोग्य शासक था, ठीक है। मतलब राजा होने की एक एलिजिबिलिटी होती है, याद रखिएगा, कि आप राजा हैं और पूरी प्रजा को संभाल पाए, सैनिक व्यवस्था को संभाल पाए। तो ऐसे में अयोग्यता अगर आपके अंदर है तो आप ज्यादा देर तक राजा नहीं बने रहेंगे, आपको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। राजा के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। राजा होने का अपना एक गुण है, राजा बनना एक तरीके से सरलता है, लेकिन राजा होना जिसमें आप लंबे समय तक राजा बने रहें, ये कुछ ऐसा समझिएगा कि हाथी खरीदा गया बट हाथी को पाल नहीं सकते, ठीक है, लंबे समय तक। तो वैसे ही राजा होता है, आप हो सकता है कि पिता के कारण या फिर किसी अन्य कारण से जो है आप राजा बन जाए, लेकिन राजा बने रह सकना आपके गुण पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार समझिएगा कि इसको जो है राजा की गद्दी तो मिल गई क्योंकि इनके वंशज राजा में थे, ठीक है, लेकिन ये अयोग्य राजा घोषित हुआ। और इसके कारण जो है, इसका मुख्य कारण, अयोग्य घोषित होने का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा इसके संबंध में कहा जाता है कि ये जो है थोड़ा कामुक शासक था। कामुक का मतलब जो है अधिकांश समय जो है अपने शयनयान में बिताता था, ठीक है। जैसे आपने सुना सुना होगा, और राजा को कई बार जो है उसके दोनों पार्ट को देखा होगा, एक अच्छे राजा के गुण भी देखे होंगे और एक बुरे राजा का गुण भी देखा होगा, ठीक है। बुरा राजा जो होता है, याद रखिएगा, या फिर जो राजा होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी में सबसे पहला चीज होता है कि प्रजा का ध्यान या प्रजा का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, सैनिक व्यवस्था को मजबूत रखना, अपने प्रशासन तंत्र को मजबूत रखना, और इसके साथ ही साथ जो है अपने पूरे धन ध्यान का जो एस्टिमेट है वो लगातार बराबर बनाए रखना, ठीक है। लेकिन अगर वही बुरे राजा की बात करें तो अधिकांशतः समय जो है अपने भोग विलासिता में जीवन जीना, ठीक है, शराब में डूबे रहना, उसी प्रकार जो है, ठीक है, अधिकांशतः जो है स्त्रियों के साथ रहना। तो ये बहुत सारी चीजें जो थी ना इसके साथ जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा, देवभूति के साथ। तो याद रखिएगा अयोग्य शासक तो था ही, साथ ही साथ जो है इसने अपना अधिकांश समय कहाँ बिताता था, अपने शयनयान में बिताता था, यानी कमरे में, ठीक है। तो दुनिया से इसको कोई मतलब ही नहीं था, लंबे समय तक ये ऐसा जीने लगा तो इसकी हत्या कर दी गई, याद रखिएगा। और यहां से स्थापित होता है आपका कर्ण वंश, ठीक है। यानी देवभूति के, याद रखिएगा, सेनापति या सचिव ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और इस प्रकार से कर्ण वंश की स्थापना हो गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लगातार 3 वंश जो है ना आपका, पहला वंश आपका शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश इसी तरीके से क्रमिक रूप से आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा अयोग्य शासक और साथ ही साथ जो है कामुक शासक कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसके मतलब यहां से जाने का कारण क्या था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो शासक है या वंश है उसे कहा जाता है कर्ण वंश, ठीक है, कर्ण डायनेस्टी, ठीक है। तो कर्ण वंश की बात करें तो याद रखिएगा कर्ण वंश का जो समय है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक का समय माना जाता है। एक छोटा शासनकाल इसका रहा है 75 टू 30 बीसी, ठीक है। अब ये वंश के बारे में ना सिर्फ 2 बातें याद रखना है बस आपको, ये पूरे वंश के बारे में 2 बातें याद रखना है, ठीक है। ये वंश किसके बाद आता है, इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं और क्या छोटी सी घटना घटी है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसके संबंध में जितने भी शासक हैं, याद रखिएगा, किसी के बारे में पूर्णतः और बहुत बड़ा स्टेटमेंट घटनाक्रम मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। एक तो शासनकाल बहुत छोटा है, देखिएगा 75 से 30 बीसी का समय है, ठीक है। तो लगभग आप समझिए
कि लगभग 40 से 45 साल का जो समय मिला है इसको यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये जो 40 से 45 साल समय रहा है, ये जोड़ कर आता है किसके साथ, सुंग वंश के साथ। तो दोनों को मिलाकर 112 साल की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। यानी सुंग वंश और कर्ण वंश जो है, दोनों ने मिलकर जो इस क्षेत्र में शासन किया है, वो शासन काल केवल 112 वर्ष का रहा है, ठीक है। और ये जानकारी कहाँ मिली है, पुराणों में मिली है, याद रखिएगा। मतलब पुराणों में पहले से लिखा गया था, याद रखिएगा। अब पुराणों में जो लिखा गया साक्ष्य है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि सुंग वंश के बाद जो है जिस वंश की स्थापना हुई उसे कर्ण वंश कहा जाता है, ठीक है। ये पुराणों से जानकारी मिलती है। और दोनों के शासनकाल को हम एग्जैक्टली जोड़ के निकालते हैं तो 112 साल निकल कर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, कर्ण वंश के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा। तो कर्ण वंश का जो समय रहा है, ठीक है, तो सुंग वंश की अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई, याद रखिएगा, ठीक है। और इस क्रम में जो है किसने इसकी हत्या की थी, तो याद रखिएगा वासुदेव, ठीक है। अब देखिएगा नाम याद रखिएगा, वासुदेव, ठीक है। तो वहां से कहानी अभी जुड़ते हुए ब्राह्मण ग्रंथ में ही चल रही है, यानी ब्राह्मण में ही चल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्ण वंश की स्थापना कैसे हुई है और उसके संबंध में जानकारी कहां से मिलता है। तो याद रखिएगा, बाणभट्ट का एक रचना है हर्ष चरित्र, ठीक है। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये बाणवंश की घटना है, यानी बाणभट्ट ने जो है एक किताब लिखा है जिसका नाम है हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र में बताया जाता है, याद रखिएगा, कि जो कर्ण वंश था, ठीक है, कर्ण वंश के जो शासक रहे या फिर जो बाद में शासक बने वासुदेव, ठीक है, ये एक्चुअल में जो थे, याद रखिएगा, सचिव या मंत्री थे किसके, देवभूति के, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने देखा कि जो इसका जो शासक है देवभूति, वो लंबे समय तक क्या है, स्त्रियों के साथ रहता है, ठीक है। स्त्रियों पर बहुत भरोसा करता है और स्त्रियों के साथ ही रहता है। और स्त्रियों के साथ रहने के कारण जो है, जो प्रशासन तंत्र है वो बिल्कुल जीरो हो जा रहा था और मंत्री अपने स्तर पर काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, हर चरित्र में ये लिखा गया है कि देवभूति के खाने में, ठीक है, उसकी दासी ने क्या कर दिया था, जहर मिला दिया था, ठीक है। मतलब वासुदेव के उकसाने से उसकी दासी ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये घटना जो है ना, ये हर चरित्र में लिखा गया है, ठीक है। तो ये मैं साक्ष्य आपको बता रहा हूं इस घटना के संबंध में। तो याद रखिएगा, ये एक पृष्ठभूमि जिसे हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, कि कैसे कर्ण वंश आया। तो कर्ण वंश के संबंध में याद रखिएगा, क्योंकि देवभूति के चरित्र चित्रण मैंने कर दिया है ना। तो चरित्र चित्रण में जो है ये चीजें बहुत सटीक बैठती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाणभट्ट के हर्ष चरित्र, याद रखिएगा, जैसे मैं एक एक किताबों का नाम बताता जा रहा हूँ ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सी किताब को किसने लिखा है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और उसको आईएमपी रख लीजिएगा अपने हिसाब से वो, ठीक है। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई राइटर का नाम या कोई पुस्तक का नाम बता दिया है तो एग्जाम में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। घटना भले याद ना रहे, लेकिन आपको किताब और राइटर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर्ष चरित्र याद रखिएगा, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि वासुदेव जो देवभूति का मंत्री था, उसने देवभूति के दासी को उकसाकर देवभूति की हत्या करा दी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पृष्ठभूमि है जहां पर देवभूति की हत्या कैसे हुई इसकी जानकारी है, ठीक है। अब देखिएगा, पुराणों में एक बात लिखी गई है, वो भी याद रखिएगा, यानी पुराणों के संबंध में एक साक्ष्य कह सकते हैं, एविडेंस कह सकते हैं, ठीक है। पुराणों के अनुसार शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश की स्थापना हुई और दोनों राजवंशों के द्वारा
112 साल, 112, ठीक है, 112 ईयर जो है इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर जो है 112 साल की जानकारी मिलती है पुराणों के अनुसार। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 112 वर्ष निकल कर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 112 वर्ष में जो है याद रखिएगा 45 वर्ष इसके पास है, और बाकी माइनस करके आप जो है याद रख सकते हैं कि बाकी वर्ष जो है सुंग वंश ने स्थापित किया। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा मैं टोटल इन 45 सालों की जो संबंधित जानकारी है उसमें कौन कौन शासक कितने साल तक शासन किए इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा राजवंश है, बहुत कुछ ज़्यादा याद करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, यही इसका इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा बस, बाकी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, पहला राजा अंतिम राजा याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा शासक, सबसे पहला जो शासक है याद रखिएगा जिसका नाम है वासुदेव। ठीक है, तो शासक का नाम वासुदेव, ब्राह्मण शासक था याद रखिएगा, या ब्राह्मण वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ब्राह्मण से होने पर याद रखिएगा इसे कण्वायन भी कहते हैं, कण्वायन, कण्व या कण्वायन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने जो है 9 वर्ष तक शासन किया था, पुराणों के अनुसार इसने 9 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार जो है वासुदेव का संबंध जो है याद रखिएगा ये 9 वर्ष तक राजा की गद्दी से था। और उसके बाद जो है दूसरा आता है याद रखिएगा भूमिपुत्र। ठीक है, जिसकी जानकारी पुराणों में मिलती है भूमिपुत्र, और इसने जो है 14 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, और इसके जो है सिक्के भी प्राप्त होते हैं, कॉइन्स मिलते हैं याद रखिएगा एविडेंस के तौर पर, एविडेंस मिले हैं, 14 वर्ष तक शासन किया था इसने। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास कितने साल, 23 साल के आसपास हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नारायण आता है, इसके बाद तीसरा राजा जो है इसका नाम है नारायण। ठीक है, इसने कितने साल तक शासन किया था, 12 वर्ष तक शासन, 12 वर्ष तक शासन किसने किया है, नारायण ने किया है। ठीक है, हाँ, ये भी याद करने वाली बात नहीं है, याद रखिएगा बस, टोटल आप याद रखिएगा 45 वर्षों तक शासन किया, और 4 राजा थे यहाँ पर, इसकी जानकारी मिलती है पुराणों में। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है सुशर्मन। सुशर्मन याद रखिएगा 10 वर्षों तक शासन किया इसने। ठीक है, तो ये शासन काल रहा है, और टोटल करेंगे आप तो लगभग 45 के आसपास आ जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, और यहीं पर देखिएगा 10 वर्षों के शासन काल में जो है, ठीक है, अब इसकी भी हत्या कर दी जाएगी, याद रखिएगा। तो सिमुक ने जो है ना इसकी हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि सुशर्मन की हत्या किसने किया है, सिमुक ने किया। तो देखिए मर्डर टू मर्डर होता जा रहा है, याद रखिएगा। और इस शासन काल में सामान्य तौर पर जो है एक शासक जो है दूसरे शासक को मार करके अपना राजगद्दी जो है पहुंचना चाहता है वहां तक, यानी राजगद्दी स्थापित करना चाहता है, याद रखिएगा, शासक बनना चाहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर तीनों क्रम पर जितने भी शासक पढ़ेंगे आप, शुंग वंश से शुरुआत होगा, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारा, ठीक है, पुष्यभूति शुंग ने। ठीक है, फिर देवभूति को किसने मारा, वासुदेव ने मारा। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा, हाँ, ये कहानी अगर आपको लग रहा होगा कि कैसे याद रखें, तो याद रखिएगा एक तरफ शासक का नाम और एक तरफ जो है शासन की स्थापनाकर्ता का नाम, तो ऐसे में याद रखिएगा इसको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो शासनकर्ता जो होगा याद रखिएगा, जो स्थापना करेगा वो किसी को मार कर करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा शासक का नाम आएगा यहाँ पर, और स्थापनाकर्ता या स्थापना का नाम आएगा, और यहाँ पर पूछा जाएगा याद रखिएगा जो कि वंश से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे पुष्यभूति शुंग जो है, तो पुष्यभूति लिखा रहेगा, शुंग नहीं लिखा रहेगा उसमें, तो पुष्यभूति जो है ना शुंग से संबंधित है, इसने मारा बृहदत्त को। ठीक है, अब इसी के क्रम पर शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, वासुदेव ने मारा उसको। वासुदेव का जो वंश था यानी कि कर्ण वंश याद रखिएगा, उसका अंतिम शासक था सुशर्मन।
ठीक है, सुशर्मन, याद रखिएगा। और इसको मारा किसने? सिमुक ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में आप याद रखेंगे तो कहानी पूरी की तरीके से जो है आपको याद रहेगी। सिमुक के द्वारा जब एक राज्य की स्थापना की जाती है जिसे कहा जाता है सातवाहन वंश, ठीक है, और इस प्रकार से जो है आंध्र के सातवाहन वंश का स्थापना होता है, ठीक है। तो ये जो आपने एक पिक्चर देखा होगा यहां पर, ठीक है। तो अब जो है देखिए, शुंग वंश का साम्राज्य पहले पाटलिपुत्र क्षेत्र में था, यहां पर पाटलिपुत्र मगध वाला क्षेत्र हो गया, यहां से विदिशा आ गया, एमपी उज्जैन वाला एरिया। अब यहां से धीरे से ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? सातवाहन। तो शक्ति कैसे बदल रहा है देखिए, भारत में जो है ना शक्ति राजाओं का पहले यहां फिर यहां फिर यहां इस तरीके से घूमता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पहुंच चुके हैं आप लोग सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे इसके सातवाहन वंश के बारे में। देखिए, एक तो पहला तो ये जो कर्ण वंश था ये बहुत मजबूत वंश नहीं था, इसने कोई विस्तार का कार्य नहीं है इसके समय में, ना ही कोई साम्राज्य विस्तार हुआ इसके समय में, ना कोई युद्ध हुआ है, ना कोई किसी प्रकार का कोई घटना आप नहीं सुनेंगे इसके समय में, ठीक है। कोई भी घटना इसके समय में मुख्य तौर पर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब किसी शासक के समय में कोई घटना होती है तो दो बातें याद रखिएगा, या तो शासक का नाम मिट जाता है, जैसे विदेशी आक्रमण हुआ तो विदेशी आक्रमण होगा तो वो समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, तो शासक का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मिलेगा तो अगर मान लीजिए कोई घटना मिल रही है कि इसके समय में विदेशी आक्रमण हुआ और इसने परास्त कर दिया उस विदेशी आक्रमण को, तो इसका मतलब है ये पावरफुल शासक था और इसके समय में साम्राज्यवादी विस्तार हुआ है, ठीक है। या तो किसी कलात्मक रूप से कुछ चीजें इसने बनवाई होगी, और या फिर अगर लंबे समय तक इसने शासन किया है या इसके पूरे वंशजों ने शासन किया है जिसमें लॉन्ग टाइम इसने क्या किया है, पूरी तरीके से राज किया है यहाँ पर, तो ये जो है बहुत सारा काम कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं रहेंगी, तो जितनी घटना रहेगी उतना ज़्यादा आपको लंबा समय मिलेगा, और जितना छोटा समय, सोचिए 45 साल का समय, तो 45 सालों में जो है इसने कुछ नहीं किया, तो इसके संबंध में इसके लिए जो है इसके शासक जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और इसके कारण इनको हरा पाना या फिर किसी का द्वारा मार देना आसान हो गया, ठीक है। अब सुशर्मन की जब बात की जाती है याद रखिएगा, जैसे देखिए अधिकांशतः जो है ना उन्हीं शासकों की हत्या की गई है, या तो वो निर्बल होगा, निर्बल का मतलब उसे पैतरेबाजी नहीं आती होगी, ठीक है। दूसरा, शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी, याद रखिएगा। शारीरिक कमजोरी होगा तो शारीरिक कमजोरी का आधार ही यही होता है, याद रखिएगा, जिसमें वो बचेगा नहीं ज़्यादा लंबा समय तक, ठीक है, 1-2 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जब कोई शासक या उसके साथ सपोर्ट करने वाला जो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अधिकांशतः राजाओं के ना बॉडीगार्ड हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर सपोर्ट में चल रहे हैं तो वो काफ़ी लंबा समय तक चल जाएगा, लेकिन जैसे ही याद रखिएगा वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद शासक के तौर पर डेवलप हुआ तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाता, ठीक है। यही कारण है कि जो सुशर्मन के बारे में जानकारी मिलती है याद रखिएगा, जिसमें ये केवल 10 सालों तक शासन कर पाया था, ठीक है। तो इसके पूरे शासनकाल में आप देखेंगे तो 9, 14, 12 और 10 वर्ष का शासनकाल दिखता है, ठीक है। अब ये शासनकाल जो दिखता है याद रखिएगा, इसी के साथ जो है लंबे समय तक अब भारत का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो है ना बाहरी आक्रमण इतना तेजी से बढ़ने लगेगा कि आपको पता चलेगा कि अब लगातार आक्रमण होने लगेगा, ठीक है। तो अभी जो है हम 4 आक्रमण को ही पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, जिसमें यवन, पार्थियन, है ना, पल्लव, याद रखिएगा, और शकों का शासन बढ़ेगा। तो अब जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा भारत का, फिर धीरे धीरे जो है और ज़्यादा ये फैलने लगेगा, याद रखिएगा। तब जाकर जब गुप्त वंश की स्थापना होगी तो फिर से ये वापस अपने फिर से पीक पे आएगा, याद रखिएगा। तो जब जब याद रखिएगा अच्छे शासक हुए हैं तब तब घटना भी बढ़ी है, कला, आर्ट और कल्चर में जो है ना बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ भारत के इतिहास में, और जब जब राजा संकुचित हुए हैं, निर्बल हुए हैं, तो घटनाएं जल्दी जल्दी बीत गई हैं, ठीक है। तो ये वही समय है, याद रखिएगा, जहाँ पर शुंग वंश के समय में भी और सातवाहन आपका जो कर्ण वंश है याद रखिएगा उसके समय में भी छोटा समय आपका बीतता है, ठीक है। हाँ, उसी विदिशा में ही शासन करते हैं, ठीक है, विदिशा के संबंध में। और कर्ण वंश के बारे में जो भी जानकारी मिली ना वो सिर्फ पुराणों में मिली है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। आप कभी भी कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे जैसे मेघ वंश, ठीक है, या फिर आपका जो चेदी वंश है, ठीक है, तो चेदी वंश के बारे में भी आप पढ़ेंगे, है ना। कलिंग वंश के बारे में पढ़ेंगे आप, कलिंग के चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जितने भी ये छोटे छोटे राजवंश है, ये मौर्यों के द्वारा, जब मौर्य में अशोक की मृत्यु हुई तो ये छोटे छोटे राजवंश जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। तो इसको भी, कर्ण वंश को भी हम क्या कहते हैं, एक छोटा राजवंश कहते हैं इस संबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका
सातवाहन वंश, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वंश याद रखिएगा। सातवाहन और वाकाटक, इन दोनों की कहानी को अच्छे से याद रखिएगा। सातवाहन के बाद आएगा कौन? वाकाटक, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मौर्यकालीन या आफ्टर जो मौर्य पीरियड है याद रखिएगा, उसके बाद ये जो 4 वंश आप पढ़ रहे हैं उसमें सुंग वंश सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा जो है सबसे पहले शुरुआत की गई इसकी। और उसके बाद याद रखिएगा कर्ण वंश को अगर आप स्किप कर जाते हैं तो केवल याद रखिएगा किसी की मृत्यु कैसे हुई इसमें, ठीक है, सुशर्मन जो है, ठीक है, और सिमुक का कहानी याद कर लीजिएगा छोटा सा। और उसके बाद याद रख लीजिएगा सातवाहन और वाकाटक के बारे में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सातवाहन और वाकाटक से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहले सातवाहन के बारे में बात करें तो इसमें 3 बातें याद रखिएगा सातवाहन के बारे में, ठीक है। तो पहला तो इसके संबंध में याद रखिएगा 30 यानी 30 BC से लेकर 250 AD तक ये समय आता है, ठीक है। मतलब अब जो है ये जीरो वाली इकाई को पार कर चुके हैं और आप ये जो है सन में आ चुके हैं 250 के सन पर, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया था याद रखिएगा, सिमुक जो कि सातवाहन शासन का जो है संस्थापक है, याद रखिएगा, संस्थापक का नाम सिमुक, जिसने किसको मारा था? सुशर्मन को, ठीक है, कर्ण वंश का सुशर्मन को मारा इसने, याद रखिएगा। तो देखिएगा इसके बारे में जो साक्ष्य मिलता है, ठीक है, यानी पुराणों में जब इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, पुराणों में इसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पुराणों में इसे क्या कहते हैं? सातवाहन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कई बार जो है इसे एक वंश के नाम से और जानते हैं, याद रखिएगा, आंध्रा वंश, आंध्रा वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था वो जरूर याद रखिएगा। तो क्षेत्र विस्तार के तौर पर याद रखिएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है इनका शासन था, शासन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और यही कारण है कि इसे आंध्र वंश भी कहा गया है। पुराण में इसे सातवाहन वंश कहते हैं, और प्रॉपर क्लियर तरीके से बोला जाए तो इसे बोलते हैं आंध्रा का सातवाहन वंश, ठीक है। तो आंध्रा के सातवाहन वंश के तौर पर जाना जाता है, और सिमुक इसका संस्थापक था, याद रखिएगा, ठीक है। इसने स्थापित किया था सातवाहन वंश को, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसके कॉमन एक विस्तार की बात करें कि कहां से कहां तक इसका विस्तार था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार अगर बात करें, ठीक है, तो देखिएगा कहां से कहां तक इसका विस्तार था, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये आपका पूर्व हो गया यानी ईस्ट वाला जोन, ये आपका साउथ, और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो उत्तर की तरफ जो है याद रखिएगा नर्मदा या विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार था, विंध्य पर्वत, ठीक है। तो नर्मदा नदी से लेकर विंध्य पर्वत तक नॉर्थ वाला पॉइंट था इसका, ठीक है। और वही अगर आप बात करेंगे कहां तक? पश्चिम के क्षेत्र में, तो पश्चिम क्षेत्र में याद रखिएगा शक शासकों का विस्तार था, यानी शक शासक जो है यहां रहते थे पश्चिम के क्षेत्र में, ठीक है। आप इसको इस पिक्चर से भी मैंने आपको दिखाया था कि इस तरफ जो है शक शासक कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो शकों का राज्य जो था याद रखिएगा गुजरात की तरफ शक के शासक थे, याद रखिएगा, गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है। और वही पूर्व की बात करें तो याद रखिएगा ये पूर्व जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है आपका कलिंग क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और साउथ का एरिया की बात करें तो याद रखिएगा कृष्णा नदी के तक जो है, कृष्णा नदी तक जो है साउथ तक इसका विस्तार था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्थ वाले पॉइंट पे देखेंगे तो नर्मदा नदी का क्षेत्र है, नर्मदा रिवर का क्षेत्र है, याद रखिएगा। और वही अगर हम लोग पश्चिम या वेस्ट की बात करें तो शक डायनेस्टी जो है डेवलप हो चुका था इस क्षेत्र में, और कलिंग जो है याद रखिएगा यहाँ पर कलिंग का क्षेत्र आ गया है, और साउथ में फिर से कृष्णा नदी। तो उत्तर और
दक्षिण में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में याद रखिएगा नदियों का क्षेत्र है, यानी कि समावेश है एक तरीके का। और वही पूर्व और पश्चिम में जो है दो अलग अलग शासक यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो कलिंग का क्षेत्र अलग है और उसके बाद इधर आपका शकों का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसके अलावा जो है इसमें भी याद करने के लिए कुछ फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आंध्रा और वाकाटक, इसको अच्छे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इनकी राजधानी कहाँ थी तो ये जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले जो है इनकी राजधानी अगर हम याद रखें तो याद रखिएगा प्रतिष्ठान, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर, प्रतिष्ठान, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो प्रारंभिक समय में जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में रहते थे और उसके बाद कहाँ चले गए थे, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान जो है इनकी राजधानी थी, ठीक है। और इनको जो है सातवाहन शासकों को याद रखिएगा दक्षिणाधिपति कहते थे, दक्षिणाधिपति, ठीक है। और जिस साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था उसे दक्षिणापथ कहते थे, ठीक है। तो दक्षिणापथ का, क्योंकि सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का रेंज भी पढ़ते हैं आप, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसी कारण से आप छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं, बिकॉज ये भी एक रूट था आपका दक्षिणापथ का रूट। छत्तीसगढ़ जो है दक्षिणापथ में शामिल था। तो याद रखिएगा, फिर से दोहराता हूँ कि जिस सातवाहन वंश जो है इन्हें दक्षिणाधिपति जो है कहा जाता था, दक्षिणाधिपति, ठीक है। तो इनकी एक उपाधि थी, याद रखिएगा कि ये दक्षिणाधिपति कहलाते थे। और जिस क्षेत्र का इन्होंने विस्तार किया था, जहां से जहां तक इनका शासन था, उसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा उपाधि के तौर पर क्या कहते हैं इसको, दक्षिणाधिपति। शासकों कहा जाता था। और वही हम देखें क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणाधिपति किस राजवंश के शासकों को कहा जाता था, तो सातवाहन के शासकों को कहा जाता था, ठीक है। चलिए इनके बारे में और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा, इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं हम इनके संबंध में शासकों के बारे में। तो देखिएगा शासकों के क्रम पर जो है सबसे पहला जो संस्थापक है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है सिमुक, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर सिमुक की बात करें, ये सातवाहन वंश का संस्थापक रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व क्या था ये, तो याद रखिएगा संस्थापक होने से पहले जो है ये कर्ण वंश का जो है सामंत हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कर्ण वंश के समय जो है, कर्ण वंश की स्थापना जब हुई थी उस समय क्या था, ये सामंत हुआ करता था। और ये मुख्य तौर पर जो है ना, सामंत होने के कारण इसने धर्म का प्रचार प्रसार काफी तेजी से किया था, ठीक है। तो पूर्व में याद रखिएगा, पूर्व में ये सामंत हुआ करता था। सामंत किसे कहते हैं आप जानते हैं आप लोग, बताइए। सामंत क्या सुना है आप लोगों ने, सामंत शब्द नहीं सुने। देखिए एक बड़े क्षेत्र का राजा या तो सम्राट कहलाएगा, या एकराट कहलाएगा, विराट कहलाएगा, भोज कहलाएगा, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। तो ये क्या करता था, छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में रखता था ताकि केंद्रीय शक्ति जो है लगातार विस्तृत होता रहे और एक ही प्रकार से सबको एक ही काम करने को ना मिले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, याद रखिएगा, उन्हीं में इस राजा को हम कहते हैं सामंत, ठीक है। तो सामंत जो हुआ करता था, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे 10 सामंत हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे युद्ध पे जाना होगा तो वो सामंत अपना सैनिक ला के देंगे मुझे और मैं युद्ध पे जाऊंगा लड़ने, ठीक है। तो सामंत जो है सभी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था और इसी प्रकार से जो है इसको डिपार्टमेंट मिला था, कौन सा, धर्म प्रचार का, ठीक है। तो जो सिमुक था, याद रखिएगा, ये कर्ण वंश के समय जो है सामंत का कार्य करता था और इसके भी अपने एक राजा होने की पदवी थी इसके पास, ठीक है। लेकिन बड़ा राजा ना होने के कारण ये सामंत कहलाता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सामंत क्लियर है अभी, सामंत क्या होता है, ठीक है। चलिए
तो देखिएगा ये पहले जो है सामंत हुआ करता था और इसने क्या काम किया था, धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो संबंधित क्षेत्र में याद रखिएगा इसने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसी बीच जो है धर्म के प्रचार प्रसार में तीन चीजों का निर्माण कराया था इसने, ठीक है। क्या क्या चीजें, तो याद रखिएगा चैत्य, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र और जैन धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र, ठीक है। तो चैत्य का निर्माण कराना, जहां पर लोग जो है पूजा पाठ कर सकें, चैत्य कहा जाता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के क्षेत्र यानी कि उससे जुड़े हुए, ठीक है, स्थापत्य, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी के संबंध में याद रखिएगा कि जब इसके संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ऐसा कहा जा सकता है कि बाद में जो है ना सिमुक जो है थोड़ा क्रूर व्यक्ति बन गया था। क्रूर का मतलब अत्याचारी, ठीक है। जैसे टैक्स यानी कि कर में वृद्धि कर देना, ठीक है। उसी प्रकार जो है अपने जो पॉलिसी थी जबरदस्ती प्रजा पर थोपना, इस प्रकार की स्थिति इसकी बहुत मजबूत हो गई थी, याद रखिएगा। यानी जैसे जैसे जो है ये राजा के संबंध में जब शासक बना, तो शासक के बाद जो है इसने अपने सारे पावर जो है यूज करने लग गया, ठीक है। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि बाद में जो है इसकी क्रूरता से लोग परेशान हो गए थे, ठीक है, जिसके कारण इसकी हत्या कर दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अत्याचार से परेशान होकर इसकी हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा सिमुक के बारे में 3 से 4 बातें आपको याद रखना है, ठीक है। पहला, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो धर्म के साथ जो है कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके संबंध में एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा ऐसा शासक है अपने शासन के दौरान जो है दुष्ट और अत्याचारी राजा बना था, ठीक है। तो सिमुक के बारे में याद रखिएगा। तो सिमुक के बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा कि इसका ना धर्म के प्रति जो है बहुत अच्छा रुचि था, ठीक है, लेकिन साथ काम करते करते राजा बनकर जो है ना ये थोड़ा क्रूर और दुष्ट राजा बन गया, ठीक है, और उसके कारण जो है इसकी हत्या करवा दी गई, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा शासक जो क्रूर या अत्याचारी था अपने कार्य के दौरान जो है या राजा होने के दौरान, ठीक है, वो था आपका सिमुक, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, सिमुक के संबंध में याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका तो याद रखिएगा इसके भाई को उस समय शासन सौंप दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि शासन पद्धति में जो है सिमुक के बाद शासक कौन बना था, ठीक है। अधिकांशतः लोग आंसर गलत करते हैं इसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका भाई था, याद रखिएगा, कृष्ण, ठीक है। तो सिमुक का भाई था कृष्ण, नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसके संबंध में केवल एक ही जानकारी मिलती है, याद रखिएगा कि कृष्ण ने जब शासन किया था, ठीक है, सिमुक का, तो याद रखिएगा सिमुक के भाई है ये, ठीक है, उसका पुत्र नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण सिमुक का भाई जिसने शासन किया। अब इसका जो साक्ष्य मिलता है याद रखिएगा कि कैसे इसने शासन किया था या नहीं किया था, तो नासिक अभिलेख से याद रखिएगा, नासिक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सिमुक का जो भाई था याद रखिएगा कृष्ण, इसने शासन किया और इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वो नासिक से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्ण के बारे में जानकारी ये मिलती है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो शासक है, ऐसा कहा जाता है कि इससे ज़्यादा प्रतापी शासक कोई नहीं हुआ है, ठीक है।
तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए जब हम प्रतापी शासक बोलेंगे और जब हम महान शासक बोलेंगे दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, महान शासक का मतलब जिसकी महानता हो, प्रतापी का मतलब जिसने साम्राज्य विस्तार किया हो। ठीक है, तो शब्दों के आधार पर याद रखिएगा महानता जब मैं बोलूंगा तो वो होगा गौतमी। ठीक है, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो जब गौतमी पुत्र सातकर्णी और सातकर्णी की बात करेंगे प्रथम और द्वितीय की, ठीक है, देखिए इस समय शासन यहाँ पर जब हम बात करें ना सातवाहन शासन काल में, तो याद रखिएगा इस समय के जो राजा हुआ करते थे अपनी माता का नाम आगे जोड़ते थे। ठीक है, इसलिए गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र याद रखिएगा, और ये लगातार चलता आ रहा है। याद रखिएगा कई बार ऐसा होगा कि पिता का नाम आगे, ठीक है, और कई बार ऐसा होगा जैसे दशरथ नंदन। ठीक है, तो राम जी का नाम दशरथ नंदन के नाम से चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कई बार ऐसा होगा कि जब राजा के नाम पर या फिर पिता के नाम पर, और कई बार ऐसा होगा जो माता के नाम पर जो है वंश जो है चलाए जाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बाद जो शासन करता है वो है आपका सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातवाहन काल में सात शब्द को याद रखिएगा, सात, तो सातकर्णी प्रथम। ठीक है, अब सातकर्णी प्रथम के संबंध में याद रखिएगा सातकर्णी प्रथम जो है, ठीक है, इस वंश का पहला शासक था जिसने जो है, अब इसे जो है ना दक्षिणापति के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा क्योंकि इसने जो है ना दक्षिणापथ को पूरी तरीके से विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे प्रतापी शासक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो उपाधि है याद रखिएगा, उपाधि दक्षिणाधिपति। और एक उपाधि और धारण करता था, याद रखिएगा ये, जिसे कहा जाता है अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र। ठीक है, ये दो उपाधि धारण करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा पुराणों में जो है ना कृष्ण का पुत्र बताया गया है। याद रखिएगा पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र बताया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और एक जो है राजसूय यज्ञ कराया था, इसकी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ कराया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है, इसकी घटना थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने अभी नागनिका के बारे में बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, नागनिका, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, याद रखिएगा नानाघाट अभिलेख नागनिका के बारे में। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो देखिएगा एक अभिलेख है, ठीक है, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अब इससे जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा उसमें जानकारी मिलती है कि जो कलिंग का खारवेल है, कलिंग नरेश नाम है खारवेल। ठीक है, इसने क्या किया था, सातकर्णी को हरा दिया। ठीक है, तो सातकर्णी को हरा दिया किसने, कलिंग नरेश ने हरा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके हराने के कारण जो है जो घटना घटी उसके संबंध में याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है विस्तृत जो जानकारी मिलती है सातकर्णी प्रथम के बारे में वो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, एक तो पहला जानकारी मिल गया आपको, कलिंग नरेश खारवेल ने जो है सातकर्णी को हराया, और दूसरा याद रखिएगा नाना घाट
अभिलेख का संबंध। ठीक है, तो नाना घाट अभिलेख जो है ना, ये जो है सातकर्णी प्रथम के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब इससे जो है आप संपूर्ण जानकारी सातकर्णी प्रथम के बारे में प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके विवाह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और इसी के बाद याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बाद जो है ना, यानी सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो है, याद रखिएगा, जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी पत्नी जो है ना कुछ समय तक जो है सातवाहन वंश को संभालती है, और उसके बाद जो है इसका जो सातवाहन युग का जो इतिहास है वो अंधकार युग में चला जाता है, मतलब इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा गया था एग्जाम में कि किस राजवंश के बाद या सातवाहन वंश में जो है किस राजवंश के बाद जो है इतिहास, भारत का इतिहास जो है अंधकार युग कहलाता है, तो याद रखिएगा सातकर्णी प्रथम के बाद। तो ये सातकर्णी प्रथम है, जिसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके जो पत्नी है, याद रखिएगा, नागनिका के नाम से जाना जाता है जिसे। ठीक है, वो कुछ समय तक जो है शासन को संभालती है, और उसके बाद इसके संबंध में भारत के इतिहास में सब कुछ अंधकार हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता इस संबंध में, याद रखिएगा। फिर जहां से जानकारी मिलना चालू होगा वहां पर आएगा एक राजा जिसका नाम है हाल। ठीक है, चलिए पहले इसके विवाह के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसका विवाह कैसे हुआ था, किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो विवाह के संबंध में याद रखिएगा, इसका जो विवाह हुआ था, ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली तो था ही, याद रखिएगा, लेकिन ठीक है इसका विवाह जो है अमीय वंश के राजकुमारी थी, याद रखिएगा, नाम था नागनिका से। ठीक है, सातकर्णी का विवाह हुआ था, याद रखिएगा। इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो फिर से नाना घाट अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और याद रखिएगा इसके दो पुत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए विवाह तो हुआ, विवाह के बाद जो है जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, घाटी गुम्फा अभिलेख से, कि कलिंग नरेश खारवेल ने क्या किया था, सातकर्णी को मार दिया था, परास्त कर दिया, हरा दिया, और उसके बाद जो है कुछ समय तक जो है, ठीक है, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं फैक्ट के तौर पर, कि नागनिका ने कुछ समय तक शासन संभाला। ठीक है, कुछ समय तक शासन संभाला। इसके दो पुत्र हुए, याद रखिएगा, एक का नाम है वेदश्री और दूसरा का नाम है सतीश्री। ठीक है, वेदश्री और सतीश्री। देखिएगा वेदश्री और सतीश्री जो है इसके दो पुत्र हैं, और इनके संबंध में जो है जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि इन्हीं के द्वारा जो है सातकर्णी द्वितीय और हाल शब्द जो है शब्द लिए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, मैं यहाँ पर फैक्ट में लिख देता हूँ इसे, याद रखिएगा। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन काल का यह समय अंधकार युग कहलाता है। ठीक है, तो ये समय जो है अंधकार युग के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी इस समय के बीच में जो है ना, ये कुछ समय है जिसके बाद जो है ये समय अंधकार युग था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद जो है ना हाल और गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि द्वितीय, सातकर्णी द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। तो जिसने जो है अंधकार युग को समाप्त किया वो भी सातकर्णी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अभी सातकर्णी द्वितीय आएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी आएगा, याद रखिएगा, और हाल आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों के संबंध में जो जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा सातकर्णी द्वितीय और हाल के द्वारा जब इस शासन व्यवस्था को संभाला जाता है, तो यह युग जो है पुनः फिर से वापस जो है सातवाहन काल युग में चलने लगता है। ठीक है, यानी सातवाहन काल
के संबंध में जो ये इसने जो है अंधकार युग को देखा, उसको समाप्त करने वाला शासक या उसे वापस उजाले में लाने वाला जो शासक है सतकर्णी द्वितीय है। ठीक है, क्योंकि हाल के संबंध में अगर हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा सातवाहन वंश का जो है 17वां क्रम का शासक बना था हाल। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आपको सातकर्णी के बारे में एक बात और पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। इसको सातकर्णी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम और सातकर्णी द्वितीय। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे कोरिलेट करेंगे, तो कहीं कहीं पर याद रखिएगा जहां पर इतिहास अंधकार में होगा वहां पर आपको कोई कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्या पता इसमें से कोई वेद ऋषि रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई सती स्त्री रहा होगा, लेकिन इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलता कि कौन क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, याद रखिएगा कि जब अंधकार युग आता है ना, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि अंधकार युग का मतलब ब्लैकआउट। इसके संबंध में कहीं भी कोई साक्ष्य या जानकारी भारतीय इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, यानी ये जो समय था इसके संबंध में कोई भी साक्ष्य राजाओं ने नहीं छोड़ा, क्योंकि राजा उस समय थे ही नहीं। ठीक है, अब राजा के नहीं होने के कारण जो रानी थी नागनिका, उसने जो भी अपना समय बिताया उस समय को उसने नाना घाट अभिलेख में लिख दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है शासक बनता है, अब देखिए इसके आने के बाद जो है ना फिर से हमें जानकारी मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि इसने फिर से क्या किया था, कुछ घटनाएं जो है जोड़ दी इसमें। ठीक है, तो जब घटना आएगा याद रखिएगा, तो इसे महानतम राजा कहा जाता है, याद रखिएगा आपके सातवाहन शासन काल में सबसे महानतम राजा और सबसे ज्यादा जो है प्रतापी राजा जो है सातकर्णी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सातकर्णी ही याद रखिएगा, एक पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके शासन काल से ठीक है, इसके शासनकाल से पुनः जो है अंधकार युग समाप्त होता है और जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा कि सातकर्णी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है, इसके संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और इसे जो है इसीलिए जो है सातवाहन काल का पुनः उद्धारक कहा जाता है। पुनः उद्धारक का मतलब अब जो है देखिए सिमुक ने स्थापना किया तो उद्धारक वो बना, लेकिन पुनः उद्धारक का मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई मंदिर का निर्माण कराया, किसी ने तोड़ दिया, फिर से आपने बनवाया या किसी और व्यक्ति ने बनवाया, तो उसे बोलेंगे पुनः उद्धारक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने जो है सातवाहन काल को फिर से मजबूती पे लाया और उसके साथ जो है उसका अंधकार युग समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसी के संबंध में याद रखिएगा 3 घटनाएं याद रखिएगा। इसकी उपाधि कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा 3 उपाधि इसने लिया था, उपाधि। ठीक है, पहला राजा नरेश, पहली उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, राजा नरेश। दूसरा अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहता था अपने आप को, याद रखिएगा। और वेद कंटक स्वामी, वेद कंटक स्वामी। ठीक है, इस प्रकार से 3 उपाधि इसने धारण किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसकी जो जानकारी है, साक्ष्य है, अभिलेख है, कहां से मिलता है, तो जानकारी याद रखिएगा बलश्री के नासिक अभिलेख से। ठीक है, ये बलश्री कौन है, तो याद रखिएगा इसकी माता का नाम है बलश्री। ठीक है, तो बलश्री इसकी माता का नाम है, याद रखिएगा। इसके संबंध में जानकारी मिलता है बलश्री से, बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इवन अपने आप को जो है याद रखिएगा एक शब्द के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को बोलता है, याद रखिएगा। जैसे ही कई बार जो है ना अपने जो शब्द है, जैसे अपने उपाधि के तौर पर जो है ना अपने आप को विंध्य नरेश भी बोलता है ये। ठीक है, अपने आप का नाम जो है ना उपाधि के तौर पर जोड़ता है। एक इंपॉर्टेंट जैसे शब्द कहीं पर सुनने को मिलता है, याद रखिएगा
ये आप फैक्ट पे याद रख सकते हैं, इसको यहां पर शामिल मत कीजिएगा। इसे कहते हैं त्रिसमुद्रम, त्रिसमुद्र तोप, ठीक है। पिता वाहन, त्रिसमुद्र तोप पिता वाहन, ये अपनी उपाधि में जोड़ कर रखता था ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब उसने क्या लिखा है कि जिसकी सेना 3 समुद्र में उतर चुकी है, जहां तक दूर दूर तक इसकी सेना जा चुकी है, ठीक है। तो 3 क्षेत्र में अपनी सेना उतारने वाला शासक था। अब सेना उतारने का मतलब देखिए, त्रिसमुद्रम मतलब होता है आपका बंगाल की खाड़ी, दूसरा है आपका हिंद महासागर, और तीसरा है आपका अरब सागर। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं याद रखिएगा, इसे कहा गया है तीन त्रिसमुद्रम तो पिता वाहन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी 3 समुद्र में जो है अपने आप को पहुंचाने वाला जहां तक शामिल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसने जो है पर्वतों का स्वामी भी अपने आप को कहा है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा है, ठीक है। इसकी माता जो है बलसरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके संबंध में 3 बातें और जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसने जो है एक दान पुण्य का काम किया था, उसके बारे में याद रखिएगा। इसने दान दिया था, ठीक है, किसको? बौद्ध भिक्षुओं को, एक गांव दान में दिया था, इसके बारे में, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं को इसने दान दिया था, याद रखिएगा, जिसका नाम है अजकालिप ग्राम, अजकालिप ग्राम, ठीक है। बौद्धों को जो है इसने गांव दान में दिया था। और उसके बाद एक और याद रखिएगा, कार्ले चैत्य को दान दिया था, याद रखिएगा, कार्ले चैत्य को दान दिया था, एक गांव जिसका नाम है करंजक, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संघ को इसने अजकालिप ग्राम और उसके बाद कार्ले के चैत्य क्षेत्र को जो है इसने दान दिया था करंजक के नाम पर, ठीक है। यानी जो कार्ले में जो रहने वाले लोग थे, याद रखिएगा, जो चैत्य में जो पूजा करते थे, उनको इन्होंने गांव दान में दिया था, याद रखिएगा, करंजक के नाम से। यह गांव का नाम है करंजक, ठीक है। और एक नाम है, याद रखिएगा, अजकालिप, अजकालिप, ठीक है। हाँ, नाम आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है और ना ही अभी तक इससे एग्जाम में कुछ पूछा गया है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, दान धर्म की बात है, ठीक है। तो दानी व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है कि इसलिए इसको महानतम कहा गया है, ठीक है। जबकि वही सातकर्णी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रतापी, ठीक है, प्रतापी शासक, और ये महानतम शासक। तो महानतम शासक में याद रखिएगा, उपाधि कोई भी धारण करे, लेकिन अगर इसने दान धर्म का काम किया, दान दिया है, तो उसके सौहार्द को दर्शाता है कि ये जो है सभी धर्म के लिए जो है किस तरीके से कार्य करता था, ठीक है। क्योंकि ये अद्वितीय ब्राह्मण भी है, ठीक है, उसके बावजूद जो है बौद्ध धर्म और कार्ले के चैत्य के लोगों को जो है करंजक गांव दान में दिया था इसने, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा इसके समय में जो है 3 घटनाएं आपको याद रखना है, ठीक है। पहला, इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके समय में जो है कुछ आक्रमण हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसके संबंध में सबसे पहले तो 3 शासकों का नाम अगर एक साथ देखें आप, गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय जो है शक शासक पल्लव,
यवन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन शासकों के क्रम पर जो है याद रखिएगा, इसका जो समय रहा है, ठीक है, उसमें एक चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों जो है इसके शासनकाल में रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी में शक शासक था, याद रखिएगा, नहयान, ठीक है, शक शासक था, याद रखिएगा, इसका नाम मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के संबंध में याद रखिएगा कि अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था, ठीक है, इसने इसको परास्त किया, ठीक है। तो इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा कि शकों को परास्त करने वाला शासक था आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो शकों को परास्त करने वाला जो है, एक सामान्य जानकारी रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना इस एग्जाम में पूछा गया है कि शकों को परास्त करने वाला शासक कौन कौन रहा है। तो एक से अधिक शासक आपको शकों को परास्त करने वाले मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पहला शासक जिसने सातवाहन शासन काल का जिसने शकों को परास्त किया था, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये शक शासक है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के संबंध में जो है 3 और फैक्ट हैं, याद रखिएगा, जो कि हम कल कवर करेंगे इसको, ठीक है। उसी के बाद जो है वशिष्ठी पुत्र, और एक नाम है आपका यज्ञश्री, ठीक है। तो सतकर्णी के संबंध में अभी आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सातवाहन काल से संबंधित होगा, ठीक है।